If you like the video, please subscribe the channel. बहुत बेसिकली। और यहाँ पे हम इंडियन नेवी का जो एसएसआर का एग्ज़ाम होता है और जो डबल ए का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके का उसका मॉडल पेपर होता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल पेपर है जिसमें सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है और इंग्लिश का सेक्शन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड करा जाता है यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं पहले सेट में इंग्लिश के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस और 5 एरर्स का सेट है। तो सबसे पहले हम एरर्स को करते हैं। एरर्स का मतलब एक सेंटेंस होता है और उसमें ग्रामेटिकल एरर होती है, बेसिकली ग्रामेटिकल पोर्शन में एरर होती है। तो वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकती है या फिर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली अ मिल्क कैन प्रोवाइड मिल्क प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। तो इसका हम सीधा सा अगर मतलब निकालते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब आता है, अगर हम इसको बेसिकली एरर को सॉल्व करने से पहले इसका अगर जनरल में मतलब निकालते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या है हिंदी में, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मिल्क है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट। मतलब जो हमारे पोषक, न्यूट्रिशनल का मतलब पोषक होता है और बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि एक संतुलित जो भोजन होता है बेसिकली उसके लिए मिल्क न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है मिल्क। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि मिल्क प्रोटीन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट के लिए। तो मिल्क के बारे में बताया गया है और मिल्क के बारे में अगर बताया गया है तो हम यहाँ पे अगर सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं अ मिल्क कहा गया है। अ मिल्क का मतलब क्या होता है कि एक मिल्क। अ मिल्क का मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल है, मिल्क के साथ मिल्क एक नाउन फॉर्म में और हमारे पास यहाँ पे मिल्क नाउन फॉर्म में और उसके साथ एक आर्टिकल को ऐड किया हुआ है। तो आर्टिकल को जब ऐड किया हुआ है तो ऐड किया हुआ है। आर्टिकल हमें पता है कि 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास अ आर्टिकल होता है और उसके बाद हमारे पास द आर्टिकल होता है और उसके बाद हमारे पास एन आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड करा जाता है और ए और जो एन आर्टिकल होता है इसको बेसिकली हम कहते हैं। तो बेसिकली जो ए एन होता है वो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव आर्टिकल बोलते हैं, इन्फिनेटिव आर्टिकल्स बोलते हैं। और जो बेसिकली ये द होता है ये फाइनाइट आर्टिकल होता है। तो इसे फाइनाइट क्यों बोलते हैं और इसे इनफाइनाइट बोलते हैं क्यों? और फाइनाइट का मतलब होता है जो बेसिकली फाइनाइट होता है, मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ होती है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है। कैसे? बेसिकली ए और एन का जो यूज़ होता है वो हमेशा नाउन के आगे होता है। तो नाउन के आगे जब ए और एन का यूज़ होता है तो किस तरीके के नाउन्स के आगे ए एन का यूज़ होता है? जैसे अगर हमारे पास ए है बेसिकली, तो ए का जो यूज़ होता है सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल काउंटेबल नाउन्स के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है कि ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर मतलब होता है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब जो एक चीज़ होती है, और का प्लूरल का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ें होती है। और सिंगुलर का मतलब, जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूँ अ बर्ड, तो अ बर्ड का मतलब है कि एक पक्षी, एक पक्षी के बारे में बता रहा है। तो ए अ बर्ड, इसके बर्ड क्या है? बर्ड बेसिकली हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो सिंगुलर काउंटेबल कॉन्सोनेंट्स के साथ ये यूज़ होता है। बेसिकली अ का यूज़ हमारे पास कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें बेसिकली हिंदी वर्णमाला जो हमारे पास होती है, हिंदी जो हमारे पास वर्णमाला होती है उसमें हम अगर देखें अ से लेकर, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को समझने का। तो ये जनरली हमें पता होता है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं, बट मैं यहाँ पे सीधा बता देता हूँ कि जो ए है बेसिकली वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। तो बर्ड यहाँ पे सिंगुलर है और बेसिकली काउंटेबल है। बर्ड को हम काउंट कर सकते हैं, अगर आसमान में कोई बर्ड होगी तो उसे हम काउंट कर सकते हैं। और बर्ड का मतलब होता है एक बर्ड, एक पक्षी के बारे में बताता है। तो बेसिकली ये बर्ड बेसिकली कॉन्सोनेंट वर्ड है। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो बेसिकली कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसके लिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे बेसिकली एन का यूज़ हमें करना है, अगर हमें एन का यूज़ करना है, एन का जो मतलब होता है वो होता है हमारे पास एक ही होता है। अगर मैं बोलूँ एन एग, एग, तो एग क्या है? वहाँ यहाँ पे वोवल है, बेसिकली एग यहाँ पे वोवल है। और एन का यूज़ जो होता है एग के साथ होता है। एग जो होता है, एग में जो एग हम स्टार्टिंग बोलते हैं तो उसमें ए आता है। तो ए जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों को ए बोला जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं अ से लेकर बेसिकली जो जितने भी स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, अगर वो इंग्लिश वर्ड के साथ आते हैं, जैसे बर्ड है तो बर्ड जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट बॉ है। तो बॉ जो है हिंदी वर्णमाला में उसको व्यंजन माना जाता है। और अगर एग है तो एग में ए जो है बेसिकली हिंदी वर्णमाला में उसे हमारे पास स्वर बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे शब्द जो स्वर होते हैं, अगर वो इंग्लिश में कोई वर्ड होता है उसके आगे से अगर उसका हमारे पास प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसके आगे एन का यूज़ होता है। और दोनों का मतलब, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी हमारे पास होता है एक।
तो यहाँ पे बात की गई है एक एग के बारे में और यहाँ पे करी गई है एक बर्ड के बारे में बात। अब जो द होता है बेसिकली ये फाइनाइट कैसे होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल इसे क्यों बोलते हैं। बेसिकली डेफिनेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, तो पर्टिकुलरली किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। अगर मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ तो बर्ड तो इस दुनिया में बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, हमें बर्ड्स तो बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें हमारे जो एरियाज़ होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की अलग अलग प्रजातियाँ जो होती है बेसिकली उसकी बर्ड्स पाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ द, तो द का यूज़ मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे द का यूज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए करता हूँ। अगर मैं कैसे मैं द का यूज़ करता हूँ उसको यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ द डॉग का मतलब होगा कि बहुत सारे डॉग्स होंगे, मतलब कि द डॉग का मतलब होगा कि बहुत सारे डॉग्स होंगे, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर डॉग को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा होगा। यहाँ पे अ बर्ड में हमें कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर बर्ड को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, हम किसी भी रैंडमली किसी भी बर्ड के बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो बर्ड कैसी भी हो, कोई भी कलर वाली हो। लेकिन अगर मैं द डॉग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलरली टू नाउन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल का यूज़ होगा, और सेंटेंस पे भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी। बाकी अगर मैं आर्टिकल्स के बारे में बताऊँ तो ये आर्टिकल की एक बेसिक और जनरल थ्योरी थी, और हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था। इसमें लिखा गया था कि अ मिल्क, तो अ मिल्क किस तरीके से अ मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। मिल्क बेसिकली मिल्क जो होता है वो एक काउंटेबल तो नहीं होता ना। सबसे पहली बात अगर मैं देखूं और एन की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी कि अ और एन का यूज़ जो होता है काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होता है, तो मिल्क को हम क्या काउंट कर सकते हैं? ये तो एक बेसिकली हमारे पास वो फॉर्म में होता है, क्वान्टिटी के फॉर्म में होता है, तो मिल्क को हम काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं। तो मिल्क को जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो ए और एन का यूज़ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल किस आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा? वो जो आर्टिकल होगा वो मिल्क के साथ आर्टिकल का यूज़ जो होगा और एन का यूज़ नहीं होगा। सीधा सा पहले यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं, ए और एन का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भाई मिल्क जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था ए और एन का यूज़ हम उनके साथ करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग मैंने एग्जांपल दिया था, डॉग मैंने एग्जांपल दिया था, बर्ड मैंने एग्जांपल दिया था, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन मिल्क को क्या हम काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको काउंट करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। जब इसको काउंट करने का कोई भी तरीका नहीं होता तो जो एरर पोर्शन है वो हमारे पास मिल्क में एरर पोर्शन है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन सही होता है, और इसका मतलब होता है कि मिल्क में एरर है तो इस एरर को हम यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एरर है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आर्टिकल की बातें थी तो मैंने आर्टिकल बता दिया आपको कि किस तरीके से काउंटेबल नाउन्स के साथ बेसिकली हमारे पास और एन का यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल के साथ कह सकते हैं द का यूज़ होता है। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं भी होता है। तो आर्टिकल की काफ़ी लंबी थ्योरी है। अगर मैं आर्टिकल के बारे में अगर किसी को जानना है तो मैं आर्टिकल को पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से बता सकता हूँ किस तरीके से आर्टिकल चीज़ें होती हैं आर्टिकल में, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द ग्राउंड द क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लॉज बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द ग्राउंड, तो मतलब जो फुटबॉल टीम, अगर हम जनरली मीनिंग निकालते हैं, अगर हम ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने से पहले जनरली मीनिंग निकालते हैं, तो उसका मीनिंग बनता है कि जब फुटबॉल टीम बेसिकली वॉक करती है जो फील्ड में, मतलब फुटबॉल टीम जब फील्ड में जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्राउड होती है वो बस्ट हो जाती है। बस्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साहित हो जाती है। अप्लॉज मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनको उत्साह बेसिकली से उनको मतलब चिल्लाते हैं। मतलब जैसा हम देखते हैं जनरली फुटबॉल टीम जाती है या फिर रियल मैड्रिड जाती है या फिर बार्सिलोना जो कि अर्जेंटीना की टीम है, रियल मैड्रिड जो कि बेसिकली इंग्लैंड जो बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया या फिर मैनचेस्टर सिटी हो गया, बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम की जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं, तो जब भी वो बेसिकली फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, रोनाल्डो वगैरह मैसी वगैरह, जब भी उनके जो दर्शक होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चीयर करते हैं उनको। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला गया है कि बहुत ही ज़्यादा अप्लॉज का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा चेयर करना। बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पहले ही उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि मतलब जब फुटबॉल टीम जाती है यहाँ पे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि क्राउड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अप्लॉज करती है। तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब क्या है कि बट सम चीयर्स वर हर्ड टू, तो इसका मतलब क्यों यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है कि बट सम चीयर्स वर हर्ड टू। यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था कि मतलब कुछ अब्यूजेस वहाँ पे भी कुछ अब्यूज़ किया गया उनको। मतलब पहले तो खुद ही यहाँ पे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जब फुटबॉल टीम जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उनको चेयर करा जाता है, उसके बाद बट लगाया जाता है। बट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है ना। बट का मतलब आता है जब हम अपोजिट को बेसिकली अपोजिट से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जब बट का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हर्ड चीयर्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अब्यूज़ आना चाहिए कि चीयर के साथ साथ बेसिकली उन्होंने पहले ही ऐसे बोल दिया कि जो फुटबॉल टीम होती है उसको पहले अप्लॉज करा जाता है। तो अप्लॉज करा जाता है तो फिर दोबारा बट लगाने के बाद यहाँ पे चीयर क्यों करा जा रहा है? यहाँ पे तो ये गलत हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर नहीं बोल सकता हम, यहाँ पे हम वोकेबलरी की एरर बोल सकते हैं। वोकेबलरी मतलब शब्दों की एरर बोल सकते हैं, शब्दों को गलत तरीके से यूज़ करा गया है।
है। यहाँ पे चीयर्स वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अब्यूज़। मतलब कि जब फुटबॉल टीम ग्राउंड में गई तो उनको बहुत ही ज़्यादा चीयर करा गया, लेकिन चीयर के साथ साथ क्या किया गया, उनको अब्यूज़ किया गया। तो यहाँ पे अब्यूज़र्स वर हर्ड टू, मतलब अब्यूज़र्स को सुना गया। मतलब टू का मतलब होता है के साथ भी, तो के साथ भी यहाँ पे वर्ड है। तो यहाँ पे जो एरर होगी इस चीयर्स वाले वर्ड में होगी, ये थर्ड पार्ट में एरर होगी। तो इस तरीके से ये वाली एरर हमने सॉल्व करी है। अब जो नेक्स्ट एरर आती है उसके लिए हम थर्ड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट अ रेड टेप। रेड टेप का मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरा वर्ड आया हुआ है, बेसिकली एक ईडियम का यूज़ किया गया है, जो कि ईडियम हमारे पास है हेड और टेल फ्रॉम देम। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि इस सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड बना दे रही हैं, इस एरर को कॉम्प्लिकेटेड बना दे रही हैं। पहले तो रेड टेप का मतलब हमें पता होना चाहिए, और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास हेड एंड टेल फ्रॉम देम, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाला हमारे पास इस तरीके से हम इसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारे फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो एक रेड टेप है। रेड टेप का मतलब एक फॉर्मेलिटी है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए लोग फॉर्म भर देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं रेड टेप का मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है। रेड टेपिज्म मतलब होता है ये एक ईडियम फॉर्म है। ईडियम का मतलब हिंदी में मुहावरा होता है। तो एक मुहावरे के फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है कि रेड टेप है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। एंड समटाइम्स फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, और कभी कभी क्या होता है आगे लिखा गया है एंड समटाइम्स फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी क्या होता है फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और जो पीपल होते हैं दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। तो जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो उसे कंप्लीट नहीं भर पाते। हेड और टेल का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ का। अगर हम इस ईडियम का मतलब देखें तो इस ईडियम का मतलब होता है हेड, और टेल ईडियम का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली हेड मतलब सर होता है और टेल मतलब पूंछ होती है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ को करना। और यहाँ पे फिर दिया गया है दैट पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। तो इसका मतलब होगा कि जो पीपल हैं वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। कभी कभी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे अगर हम फॉर्म भरते हैं अगर कोई फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें भरने के लिए बोली जाती है, तो कुछ कुछ लोग उसे छोड़ देते हैं। जो मतलब फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरते हैं वो उसे छोड़ देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे इसी बात में बातें करी गई हैं। तो यहाँ पे जो ईडियम है हेड और टेल ऑफ देम होना चाहिए, फ्रॉम नहीं आना चाहिए। इस ईडियम के साथ फ्रॉम नहीं आता है, ये एक प्रीपोजिशनल एरर है। फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, इन आउट, इन हो गया, एट हो गया, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे पास। प्रीपोजिशंस की जो पूरी लिस्ट है भयंकर। तो उस तरीके से जो फ्रॉम है उसका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा इसके साथ, इस ईडियम के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर है। जो नेक्स्ट एरर आती है वो हमारे पास फोर्थ में आती है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन यूर कंडक्ट विद इन 2 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन यूर कंडक्ट। मतलब यहाँ पे इसका सेंटेंस का हम मतलब बोलेंगे कि तुमको मतलब 2 दिन के अंदर विद इन 2 days अपना जो कंडक्ट है, अपना जो व्यवहार है बेसिकली वो बताना है आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो जब तक इस लेटर की रिसिप्ट हमें नहीं मिल जाती है तब तक तुम्हें अपना व्यवहार बताना है, मतलब तुम्हें अपना कंडक्ट बताना है। यहाँ पे इसका मतलब बोला गया है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे होगी? लगने में तो ये अच्छा लग रहा है, इसका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से सही लग रहा है। बेसिकली फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मीनिंग तो सही लग रहा है कि बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन यूर कंडक्ट विद इन 2 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एरर किसी भी पार्ट में नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सही लग रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ग्रामेटिकली यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन का मतलब होता है कि तुमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अपने कंडक्ट को विद इन 2 days। यहाँ तक तो कोई एरर ही नहीं है, पूरा अच्छे से बेसिकली इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। ना तो इसमें ग्रामेटिकल कोई पोर्शन में एरर है, ना तो इसमें बेसिकली यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे ना तो एक्टिव पैसिव वॉइस की एरर है, ना तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशनल की एरर है, और ना तो यहाँ पे कोई वर्ब की एरर है, और ना तो यहाँ पे बेसिकली अभी कोई भी एरर नहीं है। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का जो रिसिप्ट आएगा उसके बाद, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस सही है। एरर्स जो होती हैं जनरली प्रीपोजिशनल एरर्स होती हैं, या फिर हमारे पास ग्रामेटिकल में टेंसेस की एरर होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस की एरर होती है, और प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सारे के सारे एरर्स इन फॉर्म्स में एरर्स आती हैं। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच से एक सेंटेंस बनता है, टेंसेस की मदद से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस की मदद से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मदद से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो एरर्स कहाँ से आएंगी? एरर्स इन्हीं से आएंगी, और इसके लिए हमें पहले सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ने पड़ेंगे, बहुत
बहुत सारी और चीज़ें होती है, वो सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। तो ये अभी मैं बस यहाँ पे एरर्स को समझा रहा हूँ। बाकी अगर रिक्वायरमेंट्स होगी बेसिकली कोई भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उससे आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हर एक टॉपिक को अलग अलग करके समझ सकते हैं बेसिकली। अब फिफ्थ वाले पार्ट में आते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या एरर है, क्या किस तरीके से इसका सेंटेंस का मीनिंग है, ये देखते हैं। आई नो, आई आई नो। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक करी हुई है। आई नो लिखा हुआ है इसने, यहाँ पे आई नो नहीं आएगा, आई एम नोइंग आएगा। आई नो को हटा देंगे हम यहाँ से, आई नो को हटा देंगे और इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में सारे के सारे फैक्ट्स को जानता हूँ। तो यहाँ पे आई एम नोइंग कर रखा है ना इसने, आई एम नोइंग। तो नोइंग का यूज़ हम क्या कंटिन्यूस फॉर्म में कर सकते हैं, ये सबसे पहले देखने वाली बात है। और ये किसकी एरर है, ये हमारे पास पार्ट टेंसेस की एरर है। इसे हम टेंसेस की एरर बोलते हैं। क्या एक नॉन जो है एक वर्ब फॉर्म में, नो नो का मतलब होता है वर्ब होती है, नो नॉन नॉन, इसका प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल इस तरीके से बनता है। लेकिन क्या इसका यूज़ कंटिन्यूस में किया जा सकता है, क्या हम कह सकते हैं आई एम नोविंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं उसके बारे में सारे फैक्ट्स को जान रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। नोविंग आईएनजी फॉर्म का जब यूज होता है तो बेसिकली एम के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। इसका मतलब मैं कंटिन्यूस में उस बात को बोल रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे कंटिन्यूस की चाहिए ही नहीं ज़रूरत, हमें ऐसा बोलना ही नहीं है कि आई एम नोविंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट यू, मैं उसके बारे में सारे फैक्ट्स को जान रहा हूँ, ऐसा हमें बोलना ही नहीं है। हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है कि मैं उसके बारे में सारे के सारे फैक्ट्स को जानता हूँ। और अगर मुझे ऐसा बोलना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर मुझे सेंटेंस को बोलना है तो नोविंग से वर्ब को हटा देंगे हम। तो सीधा जब नोविंग से वर्ब को हटा देंगे तो एम भी हट जाएगा। तो इसको मैं समझाता हूँ थोड़े से अच्छे से, क्योंकि ये एक टेंसेस की एरर है। इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें बेसिकली कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि वहाँ पे उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास इज़ एम आर आता है। यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है सेंटेंस को फॉर्म करने में। ये सेंटेंस का बेसिकली प्रकार बताती है कि ये एक सेंटेंस की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। इज़ एम आर का मतलब अगर यूज़ होता है और इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसका मतलब है कि ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये इंग्लिश में पहचान होती है। हिंदी में पहचान क्या होती है, हिंदी में इन सेंटेंसेस की पहचान होती है। इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग होता है, अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीधा सा एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी वर्ड्स के अंतिम वर्ड्स में क्या क्या आ रहा है, कर रहा है, कर रही है, कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस का मतलब कोई काम होते हुए दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे काम होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे डोंट गो आउटसाइड इट इज़ रेनिंग, बाहर मत जाओ, बाहर रेन हो रही है, मतलब बाहर बारिश हो रही है, कुछ कॉन्टीन्यूस चल रहा है, कुछ चल रहा है बेसिकली। तो कुछ चलने को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म। और इनकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है, इंग्लिश में पहचान होती है हमारे पास, इंग्लिश में जो पहचान होती है, इज़ एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, एडिशनल चीज़ें लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन अब जो हमारे पास सेंटेंस एरर का, उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आई एम नोविंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जान रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से थोड़े ना बोल सकते हैं कि हम किसी के बारे में कोई फैक्ट्स को जान थोड़ा ना सकते हैं। हम सोचने की जो जानने की प्रक्रिया है उसको कंटिन्यूस नहीं कर सकते हैं, सीधी बात ये है, क्योंकि इस क्रिया को कंटिन्यूस में नहीं रखा जा सकता। कंटिन्यूस में वही क्रियाएँ होंगी बेसिकली जो प्लेइंग होता है, खेल रहा हूँ या फिर दौड़ रहा हूँ या फिर कहीं पे जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये जो वर्ब है, इस वर्ब का यूज़ हम कंटिन्यूस में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर हमें ऑटोमेटिकली दिख जाती है। और कैसे दिख जाती है, ये है आई एम नोविंग। आई एम नोविंग नहीं होगा, आई नो होगा, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। इसका मतलब क्या होगा, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में सारे फैक्ट्स को जान रहा हूँ, नहीं, मैं उसके बारे में सारे फैक्ट्स को जानता हूँ। ता हूँ, ती है, ते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। और यहाँ पे इस सेंटेंस को हम पूरी तरीके से चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है बेसिस ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे बोला गया है,
यहाँ पे बेसिकली हमें जो फोर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और उनको हमें इन ब्लैंक्स में भरना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आई एम सेटिस्फाइड डॉट 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 करके हिज इनोसेंस। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक है इसको इग्नोर करे बिना अगर हम सेंटेंस का मतलब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मैं सेटिस्फाइड हूँ उसकी इनोसेंस से, उसका जो भोलापन है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो सेटिस्फाइड हूँ मैं उसके भोलेपन से, तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल चुका है। अब मीनिंग निकल चुका है तो प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो मीनिंग तो हमने निकाल लिया, बट प्रीपोजिशन जब हम भरेंगे तभी जाके हमारे पास आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, प्रीपोजिशन कैसे लगता है, सबसे पहली बात ये है सोचने वाली कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन का यूज़ वर्ब के पीछे होता है, वर्ब के पीछे होता है। सेटिस्फाइड एक वर्ब है, ठीक है, सेटिस्फाई एक वर्ब है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो सेटिस्फाई जो वर्ब है यहाँ पे इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो विद प्रीपोजिशन लगता है। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वर्ब का आंसर होगा वो विद होगा। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होता है, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, मतलब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी वर्ब के साथ हमेशा लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रीपोजिशन भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारे पास हिज इनोसेंस उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। बट यहाँ पे जो लगेगा वो विद लगेगा डायरेक्टली, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पे। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। तो प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशनल पेयर्स हैं, इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं होती हैं, इसमें सारे पेयर्स याद करने पड़ते हैं हमें। जैसे सेटिस्फाई का विद लगता है तो ये याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो इससे जब समझाने वाला नहीं है तो डायरेक्टली हम इसे याद करेंगे। तो याद करने वाली कुछ चीज़ें भी होती हैं और कुछ चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें समझने वाली होंगी उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा और जो चीज़ें याद करने वाली होगी उन्हें हम याद करेंगे। जैसे कि ग्रामर है, तो ग्रामर में केवल एक टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस मॉडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें समझ आने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस का मीनिंग बताती हैं। और बेसिकली हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली होती हैं। नाउन्स याद करने पड़ते हैं, प्रोनाउंस याद करने पड़ते हैं, या फिर हमारे पास जो प्रीपोजिशन होती है वो याद करनी होती है, कंजक्शन याद करने पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। तो और समझाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो टेंसेस होती हैं, क्योंकि टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, किस तरीके से उनका यूज़ है वो देखना पड़ता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारे पास 7 है। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड ब्लैंक करके ग्रोथ। तो इसका मतलब है कि पीपल जो लोग होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं जो उनकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो सोशल दिया गया है, एक फिजिकल दिया गया है, एक फाइनेंशियल दिया गया है और प्रोफेशनल दिया है। तो कौन सा सही सेंटेंस है, कौन सा मीनिंग हमें सही लग रहा है, सबसे पहली बात देखने की है। हम रुक के देखेंगे, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा, और इसमें कौन सा वर्ड सूटेबल हो गया उसको हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम सोशल को चेक करेंगे, ठीक है। तो सोशल को चेक करेंगे, तो सोशल को चेक करके किस तरीके से मीनिंग बनेगा ये देखेंगे। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर प्रोफेशनल एंड सोशल ग्रोथ। क्या उनकी मतलब ऐसे सोशल ग्रोथ का मतलब क्या होगा, सामाजिक ग्रोथ। तो सामाजिक ग्रोथ का मतलब कैसे यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा ये देखने वाली बात है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी सामाजिक ग्रोथ कैसे कर सकती है, वो आपकी सामाजिक ग्रोथ नहीं कर सकती, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ कर सकती है। आपको पैसा दे सकती है, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकती है, आपको बेसिकली वैकेशन दे के आपको जो है बेसिकली इस तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सामाजिक ग्रोथ नहीं कर सकते, समाज में वो आपकी इमेज को अच्छा नहीं कर सकती है, मतलब उसका ये काम नहीं है। तो यहाँ पे सोशल ग्रोथ का ऑटोमेटिकली मतलब गलत हो गया। फिजिकल ग्रोथ कैसे करेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वर्ड है फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ मतलब हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, या फिर हमारी जो वो तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं, किस तरीके से हम बेसिकली काम करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे जब पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो पर्सनल ग्रोथ का मतलब वही तो हो गया कि कंपनी हमें सैलरी दे रही है, तो फाइनेंशियल का यूज़ क्यों करेंगे हम, सीधी सी बात है। अब जब फाइनेंशियल का यूज़, अब जब पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ उन्होंने दे रखा है मतलब वो सैलरी देंगे, तो उससे हमारी फिजिकल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सोशल ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है कि नहीं है। सोशल ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हमारे पास समाज में हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा स्टेटस बन जाएगा। फिजिकल ग्रोथ, हम अगर अच्छा फूड इनटेक करेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल ग्रोथ हो जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि पर्सनल का मतलब होता है कि पर्सनल मतलब सैलरी मिलना, जो उसको वैकेशंस मिलती हैं, सारी की सारी पर्सनल में आ जाती है। अब जो होगा वो हमारी क्या ग्रोथ करेगी, प्रोफेशनल ग्रोथ करेगी। प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आप चाहोगे ना कि आप और ज़्यादा ग्रो करो, आपकी स्किल्स बढ़े, ताकि आप बेसिकली अभी 40,000 रुपये कमा रहे हो तो आने वाले 2 साल में आप 80,000 रुपये कमाओ। तो प्रोफेशनल ग्रोथ जहाँ आपकी बढ़े, ऐसी नहीं कि आप बेसिकली आज भी 40,000 रुपये कमा रहे हो और
5 सालों बाद भी आप 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि महंगाई टाइम से बढ़ रही है, तो हर कोई चाहता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ हो, उसको प्रोफेशनली उसकी स्किल्स सुधरें, या फिर वो अच्छी स्किल्स वहाँ पे काम करते करते सीखे, ताकि वो और कंपनीज़ में अप्लाई कर सके, और जो को अपना वर्क एरिया जो है उसे बढ़ा सके, या फिर खुद एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में ना कभी कभी बहुत सारी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मतलब थोड़ा सा अपनी विट का यूज़ करना पड़ता है। हमें मतलब इंग्लिश रीडिंग आनी चाहिए। जब हमें इंग्लिश रीडिंग आती है ना, जब हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, जब हम बहुत सारे पैराग्राफ्स को सॉल्व करते हैं, जब हम बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं जो नॉवेल्स होती हैं, तो उसके बाद हमारी ऐसी मैंटेलिटी बन जाती है कि हमें शब्दों का यूज़ करना आ जाता है। तो ये 7th वाला क्वेश्चन हमारे पास हो चुका था। ये क्वेश्चन जो था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आया हुआ क्वेश्चन था। ये 6 वाला क्वेश्चन जो था प्रीपोजिशन से आया हुआ क्वेश्चन था, और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आया हुआ क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर जिसका सही है वो ये क्वेश्चन को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन आता है, और 8th क्वेश्चन में लिखा गया है, राम अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड ब्लैंक करके है द मूवी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब सीधा सा अगर हम मतलब निकालें, राम अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब राम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ साथ। अलोंग का मतलब होता है ये कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब जो दो नाउन्स को या फिर दो नाउन्स को एक साथ करता है, मतलब एक साथ उनको बना मतलब जोड़ता है। राम अलोंग विद यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन क्या होता है, जो दो नाउन्स को या फिर दो प्रोनाउंस को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन का यही काम होता है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली को जोड़ रहा है राम से, ये अलोंग विद। तो इसका मतलब निकलेगा राम अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड, और उसके जो फ्रेंड्स हैं बेसिकली उसके फ्रेंड्स के साथ एक मूवी देख रहा है। अगर हम इसका सीधा सा मतलब निकालें, 4 हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, वॉच वॉचिंग, वर वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग, वॉच। एक एक करके सबका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक करके सबका यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है। तो राम जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ, ब्लैंक में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वॉच वॉचिंग। तो वॉच वॉचिंग को करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मूवी देख रहा था। ठीक है, देख रहा था। वॉच वॉच क्या है, अब हमें वॉच और वर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वॉच और वर का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि वो जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस का, तो हम सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल बनाई हुई है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, या फिर हमें उसे, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स लिखा है। तो आइडेंटिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो कि ये हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना हुआ है। जैसे कि अगर वज और वर आता है तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस के बारे में भी बातें करता है, लेकिन वज और वर के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जब ये हमारे साथ बातें करता है तो क्या किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे, किस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। जो वर्ड्स का यूज़ होता है बेसिकली सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन्स बेसिकली राम हो गया, श्याम हो गया, सिटी किसी सिटी का नाम हो गया, गंगा हो गया, द गंगा हो गया, द हिमालयाज़ हो गया, द बेसिकली जैसे मेरा नाम है बेसिकली, या फिर बॉय हो गया। जो बॉयज़ है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो बॉय जो है कलेक्टिव नाउन है, और नाउन्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट ये है कि सबसे पहले वर्ब जो है सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और वर्ब जो है बेसिकली प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सेंटेंस, तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। वज वर का यहाँ पे यूज़ होगा, वज का यूज़ होगा सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर का यूज़ होगा प्लूरल नाउन्स के साथ। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, देन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने फॉर्म करे हैं, बनाए हुए एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने यूज़ करे हैं सेम वर्ब का यूज़ करके। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, इसका मतलब है कि मैं एक मूवी देख रहा था। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि मैं एक मूवी देख रहा था। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहे थे। ठीक है, तो दे जो है हमारे पास क्या है, दे हमारे पास है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। और आई क्या है हमारे पास, सिंगुलर। ठीक है, आई हमारे पास सिंगुलर है और दे हमारे पास प्लूरल है। तो आई के साथ वर्ज का यूज़ हुआ है, वर्ज वॉचिंग, और दे के साथ किसका यूज़ हुआ है, दे प्लूरल है तो उसके साथ वर का यूज़ हुआ है। बस मैंने इतना समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। बेसिकली वर्ब हमारे पास सेम वर्ब है, वॉचिंग वर्ब यहाँ भी है, वॉचिंग वर्ब यहाँ पे भी है। तो मैंने यहाँ पे वर्ज और वर का यूज़ यहाँ पे बताया है कि आई का यूज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ज का यूज़ होता है, और दे जो है प्लूरल है तो उसके साथ वर का यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का यूज़ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें होगा।
तो क्वेश्चन इस तरीके से, राम अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉच वॉचिंग मूवी। तो क्या वॉच का यूज़ होगा यहाँ पे? यहाँ पे जब मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या वॉच का यूज़ होगा यहाँ पे? सबसे पहली बात सोचने वाली बात ये है। अब यहाँ पे अलॉन्ग विद का भी यूज़ है, कंजक्शन का यहाँ पे यूज़ हुआ है अलॉन्ग विद का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है, कंजक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें है, टेंसेस का कॉन्सेप्ट इसमें है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कि वर्ज और वर का यूज़ करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट तो वो होता है जो वर्ब के आगे लगता है, और वर्ब के आगे क्या है, यहाँ पे वर्ब है और इसके आगे इतना बड़ा सेंटेंस दे रखा है। तो इस सेंटेंस से हम कैसे हम अब जो है सब्जेक्ट को निकालें, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम इसका हिंदी मीनिंग बनाते हैं। राम उसके दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ एक मूवी देख रहा था, मैंने इसका सीधा मतलब बता दिया। तो राम देख रहा था आ रहा है ना, राम देख रहा था और उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी थे और उसके दोस्त भी थे। एक तरीके से तो ये लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं ना उसके साथ साथ। और फ्रेंड की बात कर रहा है तो बहुत सारे फ्रेंड, मतलब हिज फ्रेंड का मतलब एक ही फ्रेंड है, लेकिन मेंबर्स ऑफ फैमिली का मतलब फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो हमारे पास नाउन जो है प्लूरल भी लग रहा है और राम जो है सिंगुलर भी लग रहा है और उसका फ्रेंड जो है सिंगुलर भी लग रहा है। तो नाउन क्या है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कंजक्शन का रूल। कंजक्शन जो है हमारे पास अलॉन्ग विद का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कंजक्शन होते हैं जब along with का यूज़ किया जाता है ना, दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, तो along with का जब यूज़ किया जाता है और along with जब कंजक्शन आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? वर्ब लगती है जो हमारे पास स्टार्टिंग, जो पहला जो स्टार्टिंग वाला नाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंग लगती है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी नाउन हमारे पास राम होगा, और राम सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। जब हमारे पास along with कंजक्शन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है ऑटोमेटिकली कि जो हमारे पास नाउन स्टार्टिंग में दिया है along with के आगे जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर यहाँ पे अगर प्लूरल वर्ब होता ना तो यहाँ पे वर का यूज़ होता, वर वॉचिंग का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर है। तो राम जब सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, वज वॉचिंग का यूज़ होगा, और इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा वज वॉचिंग। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा वज वॉचिंग। ये हमारे पास 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले कंजक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, टेंसेस का कॉन्सेप्ट देखा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट देखा। तो ये इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसने हमें दो चीज़ें सिखाई। सबसे पहले तो कंजक्शन सिखाया, इसने हमें ये बताया कि अलॉन्ग विद एक कंजक्शन है और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन जॉइंड विद अलॉन्ग विल बी वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन जॉइंड विद द अलॉन्ग विद, ठीक है। तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन होगा और वर्ब का चयन राम के अकॉर्डिंग होगा। और वर्ब वज वॉचिंग, वज क्या है, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, तो वज वॉचिंग का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाला क्वेश्चन में लिखा गया है द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, ब्लैंक करा हुआ है, द थेफ्ट इन द ऑफिस। तो 9th वाले का हम मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले मैंने जो बोला हुआ है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका मीनिंग देखना जरूरी है, तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, ब्लैंक करा हुआ है, द थेफ्ट इन द ऑफिस। तो इसका क्या मतलब होगा? अब अगर हम इस ब्लैंक को ना पढ़ें और सीधा सा पढ़ें इस सेंटेंस को, द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, द थेफ्ट इन द ऑफिस। तो मैनेजर तुम्हें मिलना चाहता था जो ऑफिस में जो चोरी हुई थी। तो वांटेड है ना, वांटेड का मतलब क्या है, पास्ट टेंस का यूज़ करा है। अगर वांट होता तो हम ऐसा बोलते हैं जो मैनेजर है वो आपसे मिलना चाहता है जो ऑफिस में चोरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे थेफ्ट का यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है और वांटेड का भी पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? तो मैनेजर है आपसे मिलना चाहता था जब ऑफिस में चोरी हुई थी। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है और फिल इन द ब्लैंक में जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है रेफरिंग टू है, विद रिगार्ड टू है, विद रेफरेंस टू है और इन कनेक्शन विद है। यहाँ पे चार हमारे पास चार हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। रेफरिंग टू भी दे रखा है, विद रिगार्ड टू भी दे रखा है, विद रेफरेंस टू और इन कनेक्शन विद। तो किसका यूज़ होगा? सबसे पहली बात है किसका यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा। सबसे 3 क्वेश्चन हमारे पास यूज़ होते हैं, किसका यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा और किस लिए यूज़ होगा। क्यों और किस लिए दोनों एक ही है। क्यों यूज़ होगा मतलब अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं रेफरिंग टू का, ठीक है। रेफरिंग टू का यूज़ कर सकते हैं क्या हम? रेफरिंग टू का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं फिर से सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया था मैनेजर वांटेड टू मीट यू रेफरिंग टू यहाँ पे सही मतलब नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम जनरली रीडिंग करते हैं, ये रीडिंग की एरर है मैं कह सकता हूँ। अगर हम जनरली रीडिंग करते हैं तो ऐसे सेंटेंस अगर हम देखते हैं द मैनेजर वांटेड टू मीट यू रेफरिंग टू,
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी रिपीट हो रही है। टू मीट का मतलब क्या होता है, टू मीट भी एक जीरेंड फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस चीज़ें कंटिन्यूस फॉर्म में ये आंसर देता है कि जो मैनेजर है वो तुमसे मिलना चाहता है, मिलना चाहता था, ठीक है, मिलना चाहता था, रेफरिंग टू, रेफरिंग भी क्या है, जीरंड फॉर्म में यहाँ पे लग रहा है, रेफरिंग टू मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। जीरंड हम अलग से पढ़ेंगे, वांटेड मिलना, मिलना, और रेफरिंग का मतलब क्या हो गया, रेफरिंग उसके परिप्रेक्ष्य में। तो मिलना यहाँ पे बेसिकली दोनों की जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं सेम लग रही है, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास रीडिंग की एरर है, जब हम जीरंड पढ़ते हैं तभी जाके हमें ये चीज़ें समझ में लगती हैं। अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट जब हम जीरंड पढ़ेंगे और उसको हम जब रीडिंग पोर्शन में अप्लाई करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि यार कहाँ पे चीज़ें कैसे तरीके से काम कर रही हैं। विद रिगार्ड टू का भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। द मैनेजर वॉन्टेड टू मीट यू विद रिगार्ड टू, ठीक है, मीट टू भी आ गया है यहाँ आगे, यहाँ पे वॉन्टेड टू का भी यूज़ किया है, टू का यूज़ यहाँ भी किया हुआ है, और यहाँ पे विद रिगार्ड टू के साथ टू का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म नहीं होती है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एरर है, जब रीडिंग पढ़ते हैं, जब हमने जीरंड पूरा पढ़ लिया या फिर इन्फिनिटिव पूरे पढ़ लिए, उसके बाद हमने जब करा जीरंड क्या होता है ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को। जीरंड बेसिकली जब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं और उनका वर्ड होता है ना, ना उनके लास्ट में आता है, मिलना, किसी के साथ बातें करना वगैरह वगैरह, ऐसे बॉइलिंग जो वर्ड है जीरंड है। बेसिकली जीरंड का मतलब बॉइलिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ऐसे वर्ड्स को जीरंड बोला जाता है, क्योंकि कुकिंग का मतलब होता है खाना पकाना, बॉइलिंग का मतलब होता है कि पानी गर्म करना, मीटिंग का मतलब होता है किसी से मिलना। तो सारे वर्ड्स के अंत में ना ना शब्द आ रहा है, तो ये जीरंड होता है। विद रेफरेंस टू, फिर से यहाँ पे टू आ रहा है, बेसिकली टू यहाँ पे पहले से आया हुआ है। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू, टू बेसिकली फिर से टू का अलग से रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट क्या बचता है, इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंटेंस पे देख के। इन कनेक्शन विद का यूज़ देखते हैं, बेसिकली द मैनेजर वांटेड टू मीट यू इन कनेक्शन विद द थेफ्ट इन द ऑफिस। सही लग रहा है, सही लग रहा है और सही सही है, ठीक है, ये सही आंसर है इसका। इन कनेक्शन विद द मैनेजर वांटेड टू मीट यू इन कनेक्शन विद द थेफ्ट इन द ऑफिस। तो मैनेजर तुमसे मिलना चाहता था जो इस परिप्रेक्ष्य में कि जो ऑफिस में चोरी हुई थी, उस परिप्रेक्ष्य में, उस संदर्भ में, या फिर उस चीज़ के बारे में तुमसे मिलना चाहता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको करा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है टेंथ वाला, और टेंथ वाले का देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेंथ वाला है, उसको हम देखते हैं। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट डॉट डॉट ब्लैंक विद द दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लैंक को यूज़ किए बिना हम इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं तो हम सेंटेंस का मीनिंग जनरली निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग निकालना चाहिए। तो हम सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट विद दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट ब्लैंक विद दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो इसका मतलब है कि इसका जो मतलब निकलता है ये है कि मैंने बेसिकली उस जो उसका कंडक्ट था, जो उसका बिहेवियर था, मतलब जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, मैंने उसको टोटली रिफ्यूज़ कर लिया, एब्सोल्युटली मैंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमें पुट के साथ ऐसे प्रीपोजिशन फ्रेज का यूज़ करना है। इन चार ऑप्शंस में से अप हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, आउट हो गया, इनमें से उस प्रीपोजिशन पेयर का यूज़ करना है जो कि इसका मीनिंग सही तरीके से दे। तो पुट अप के साथ किसका यूज़ होगा, बेसिकली मैंने मतलब ऐसा बिहेवियर जो था, इस सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगा, बेसिकली उसको मैंने रिफ्यूज़ कर लिया पूरी तरीके से। तो इसका मतलब हो गया पुट आउट। मेरे को ऐसे वर्ड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो कि मतलब रिफ्यूज़ करने के सेंस में हो, या फिर जिसका मतलब जो निकले वो इस सेंस में हो कि बेसिकली मैंने बेसिकली उस चीज़ को छोड़ दिया है। पुट अप अब उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। पुट अप का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो पुट अप का जो मतलब होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को बनाना या फिर उसको इरेक्ट करना, पुटअप का मीनिंग होता है। और जो बेसिकली इस तरीके से पुटअप का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी चीज़ को मतलब या तो हम किसी चीज़ को बनाते हैं या फिर किसी चीज़ को बेसिकली मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। मतलब तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट अप विद दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो पुटअप का मतलब है कि मैंने बेसिकली जो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। पुटअप विद का मतलब होगा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही खराब है। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट डॉट 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 विद
दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन पेयर का यूज़ करेंगे? यहाँ पे जो एरर है प्रीपोजिशनल पेयर की एरर है। हमने देखा कि प्रीपोजिशनल पेयर की एरर को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हमें प्रीपोजिशनल पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि प्रीपोजिशनल पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। और क्या हमें ये पता है कि पुट अप विद, यहाँ पे विद का भी यूज़ करा हुआ है। तो विद भी क्या है? एक पेयर है बेसिकली, प्रीपोजिशनल पेयर। तो पुट अप विद हमारे पास पूरा एक प्रीपोजिशनल पेयर बनता है, जिसको मैं अलग पेज में करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हमें विद की हिंट है कि विद पीछे से दिया हुआ है, तो यहाँ पे अप का यूज़ होगा, क्योंकि एक प्रीपोजिशनल पेयर होता है पुट अप विद, तो जिसका मतलब होता है बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है पुट अप विद। तो पुट अप विद हमारे पास पूरा एक प्रीपोजिशनल पेयर होता है बेसिकली, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सहन करना या फिर उस चीज़ को एंड्योर करना। एंड्योर का मतलब भी सहन करना होता है, टॉलरेट का मतलब भी सहन करना होता है। तो पुट अप विद का मतलब हमने देख लिया कि इसका मतलब होता है सहन करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर से किस तरीके का हमारा सेंटेंस था। तो यहाँ पे बोला गया था आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ टू पुट अप विद दैट शॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो इसका पूरा मतलब क्या बनेगा? पुट अप विद का मतलब होगा कि मैंने बेसिकली जो वो बिहेवियर था उसको मैंने मतलब मैं उसको सहन कर रहा था कुछ टाइम तक, लेकिन मैंने अब उसको सहन करना बंद कर दिया। तो जब हम पुट अप विद का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मीनिंग बनेगी जो उसका बिहेवियर था बहुत ही बेकार बिहेवियर था, तो मैंने उसको सहना बंद कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास मीनिंग बनेगा। तो ये हमारे पास एरर्स खत्म हो चुकी हैं। तो हमने देखा एरर्स में बेसिकली हमारे पास अलग अलग प्रकार की एरर्स आई थी, और उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि किस किस तरीके की चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर से पूछी गई थी बेसिकली। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ड्स पूछे जाते हैं सिनोनिम फॉर्म में, जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो सिनोनिम फॉर्म में वर्ड होता है, और वर्ड का जो लेवल होता है किस तरीके का होता है थोड़ा देखने वाला है। जैसे सोमबर है बेसिकली, तो सोमबर का मतलब होता है सीरियस होना। तो सीरियस होना इसका मतलब है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरियस थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करने की बात नहीं है। ग्लूमी का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो वो होता है जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बेसिकली परेशान होता है। ग्लूमी मतलब जो बहुत ही डिप्रेशन वाली हालत में होता है। क्वाइट का मतलब जो चुप रहता है। स्लीपी का मतलब जो सोता रहता है। तो यहाँ पे सोमबर का मतलब क्या होता है? ग्लूमी नहीं होता है। ग्लूमी का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में गया हो, या फिर जो बहुत ही मतलब परेशान हो, ये बहुत ही डिप्रेस हो। ग्लूमी का मतलब वो होता है। सीरियस का मतलब सोमबर होता है बेसिकली। सोमबर का मतलब सीरियस होता है बेसिकली। तो ये हमें वर्ड्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है रीग्रेस। तो रीग्रेस का मतलब क्या होता है? इसके लिए हम 4 ऑप्शंस देखेंगे, और 4 ऑप्शंस में जो भी वर्ड्स हैं बेसिकली उससे रिलेटेबल वर्ड को यहाँ पे चूज़ करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है रीग्रेस। तो रीग्रेस का मतलब क्या होगा? ये देखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12। तो रीग्रेस का मतलब यहाँ पे सेटेरियोट दे रखा है। सेटेरियोट कोई वर्ड नहीं होता है, डेटेरियोट होता है एक वर्ड, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना या फिर बिगड़ जाना। लेकिन यहाँ पे सेटेरियोट दे रखा है, जो कि कोई मतलब नहीं बनाता है। और डी जनरेट का मतलब भी क्या होता है कि डी जनरेट का मतलब भी, तो डी जनरेट का मतलब भी वही होता है कि बेसिकली किसी की क्वालिटी ख़त्म हो जानी, ख़राब हो जानी को डी जनरेट बोलते हैं। और बैक स्लाइड का मतलब भी वही होता है कि मतलब बैक स्लाइड, जैसे स्लाइड और बैक हो जाना, बैक स्लाइड का बैक हो जाना मतलब किसी चीज़ का ख़राब हो जाना बेसिकली वही होता है। और लैप्स का मतलब होता है डिले हो जाना। तो यहाँ पे इसका सही सिनोनिम कौन सा होगा? पहले हमें रीग्रेस का मतलब पता होना चाहिए। तो रीग्रेस का मतलब जैसे कि, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे रीग्रेस है, तो रीग्रेस का मतलब जो होगा बैक स्लाइड होता है। रीग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का बेसिकली पतन हो जाना या फिर ख़राब हो जाना। वैसे तो डेट्रॉइड का मतलब भी बेसिकली किसी चीज़ का डिस्ट्रॉयड हो जाना, ख़राब हो जाना होता है। डी जनरेट का मतलब भी किसी चीज़ का अपनी स्थिति से ख़राब हो जाना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब होगा रीग्रेस का, वो बैक स्लाइड होगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बैक स्लाइड जो है इसका पूरी तरीके से मीनिंग रीग्रेस से सिमिलर होता है। जो कि डिटेरॉइड का मतलब होता है ख़राब हो जाना, टूट जाना किसी चीज़ का, या फिर डी जनरेट का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को हम दोबारा स्टार्ट ना कर सकें। लेकिन बैक स्लाइड और रीग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का बेसिकली मतलब कि ख़राब हो जाना बेसिकली। लेकिन इसका जो सिनोनिम होता है, वैसे तो इसके सारे सिनोनिम्स लग रहे हैं। डी जनरेट भी इसका सिनोनिम लग रहा है, और डेट्रॉइड भी इसका सिनोनिम लग रहा है, लेकिन जो आंसर है बेसिकली इसका वो बैक स्लाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर बैक स्लाइड हो जाएगा। अब आता है हमारे पास टॉक्सिक। तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, और टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जहरीला का सिनोनिम क्या है, वर्ड है। तो बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब जो कड़वा होता है टेस्ट में। फाउल स्मेलिंग का मतलब होता है कि जो स्मेलिंग, जिसकी स्मेल बहुत ख़राब हो। और रेमेडियल का मतलब होता है कि जो मतलब जिस चीज़ को लगाने से बेसिकली हमारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है, जो दुख होता है दूर हो जाता है। और पॉइजनस का मतलब टॉक्सिक होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा, जो कि आंसर हमारे पास 4 दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजनस। तो ये बहुत ही ईजी वर्ड था, टॉक्सिक और पॉइजनस काफ़ी सिनोनिमिकल फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यार्ड स्टिक्स। यार्ड स्टिक। तो यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? ये अच्छा वर्ड है बेसिकली, और इसे हम अच्छा वर्ड की कैटेगरी में बोल सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। तो यार्डस्टिक का मतलब क्या होता है? यार्डस्टिक का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो किसी चीज़ से बेसिकली कंपेयर करना होता है। तो यार्डस्टिक का मतलब कंपेयर करना होता है। तो समीशन का मतलब क्या होता है? समीशन का जो, अब इसके जो बेसिकली 4 सिनोनिम है, इनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यार्डस्टिक का मतलब खुद कंपेयर करना होता है। समीशन का मतलब होता है कि संक्षिप्त करना या फिर उसे छोटी फॉर्म में बनाना। जैसे कि कोई बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं, जैसे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं बेसिकली, तो जब वो किसी स्टोरी को नरेट करते हैं तो वो एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के उसको नरेट करते हैं। तो उसका मतलब होता है समीशन करना, सम अप कर देना, कंक्लूजन
कंक्लूजन बताना, तो समीशन का मतलब होता है। तो यार्ड स्टिक और समीशन का कोई मतलब नहीं बन रहा है। समीशन का मतलब है कि किसी चीज़ को छोटे तरीके से व्यक्त करना, और यार्ड स्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना। तो ये इसका सिनोनिम तो नहीं है। पहली बात तो हमें इतना पता चल गया है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज। साइज का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो साइज होता है, जो एरिया होता है किसी चीज़ का, वो बोलते हैं। तो यार्ड स्टिक और साइज का मतलब भी कोई सिनोनिमिकल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आंकड़ों को बेसिकली एक अच्छी तरीके की व्यवस्था में रख के उनको व्यवस्था बना के उनको रखने को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में एक पार्ट होता है बेसिकली। तो ये भी यार्ड स्टिक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फोर्थ वर्ड है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक का सिमिलर फॉर्म है। फोर्थ जो हमारे पास है स्टैंडर्ड, ये इसका सिनोनिमिकल फॉर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो मापदंड होता है उसे हम उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमें हमें यार्डस्टिक का मतलब पता चल चुका है। यार्डस्टिक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, मतलब किसी चीज़ का जो पैमाना होता है जिस चीज़ से हम उसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई प्योर वैल्यू होती है, जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी चीज़ को मापते थे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी, तो उसके आगे पीछे हम उस चीज़ को मापते थे। ये फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक होता है वर्नियर कैलिपर्स का, जहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने उसको बता दिया। स्टैंडर्ड जो पैमाने होते हैं बेसिकली, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं, तो उसको हम यार्डस्टिक से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड पैमाने होते हैं, स्टैंडर्ड थ्योरम्स होती हैं फिजिक्स में, जैसे न्यूटन की जो स्टैंडर्ड लॉज हैं, मोशन के रिलेटेड लॉज हैं बेसिकली, 3 लॉज ऑफ न्यूटन। तो इस तरीके से बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब यार्डस्टिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास लिटिल। तो लिटिल का मतलब छोटा होता है। तो छोटा होता है, लिटिल का मतलब होता है छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसे लिटिल कहते हैं। नेक्स्ट जो इसके सिनोनिम है बेसिकली, एक तो ट्रिवियल है, एक सिंपल है, सैम्पल है, एक पैटी और एक सिंपल है। तो क्या इसका सिनोनिम होगा, ये जानने वाली बात है। तो लिटिल का मतलब छोटा होता है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब भी छोटी छोटी बातें होती हैं। पेटी का मतलब भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सैंपल का मतलब होता है किसी चीज़ का सैंपल, मतलब उस चीज़ का बेसिकली एक कॉपी होती है। सिंपल का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो पेटी का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, और ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ें। तो ट्रिवियल और पेटी दोनों के दोनों एक ही वर्ड्स है, लेकिन पेटी का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं है। ट्रिवियल यहाँ पे अच्छा वर्ड है, और इसका हम लिटिल से कंपेयर करेंगे। लिटिल और ट्रिवियल का मतलब होता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास लिटिल और ट्रिवियल होती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली अपोजिट वर्ड्स को हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो हमने देखा कि 5 वर्ड्स हमारे पास सिनोनिमिकल फॉर्म में थे, और 5 वर्ड्स हमारे पास क्या है, अपोजिट फॉर्म में, मतलब एंटोनिमिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें 5 वर्ड्स को देखना है यहाँ से। नेक्स्ट पहला वर्ड है हमारे पास कम्बरसम। तो कम्बरसम का मतलब क्या होता है, कम्बरसम का जो रियल मतलब होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पे हम अगर देखें पहले ऑप्शन में हमारे पास हैवी आ चुका है, तो कम्बरसम का सिनोनिम होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है हैवी। ठीक है, इसका मीनिंग हैवी होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंटोनिम। तो कॉन्वीनियंट और कॉन्फिडेंट और ऑटोमेटिक, यहाँ पे तीन वर्ड्स हमारे पास मिलते हैं। हैवी तो इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम, अपोजिट वर्ड चाहिए इसका। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जो चीज़ इजीली जिस चीज़ को उठा सकते हैं। कन्वीनियंट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई रास्ता है बेसिकली, कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर हम बेसिकली किसी मेट्रोपोलियन सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर किसी बड़ी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, और हम किसी को सिटी का पता पूछते हैं कि भाई ये रोड कहाँ जा रही है, तो वो बोलता है यार ये रोड बहुत ही कन्वीनियंट है, जहाँ तुम जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। तो कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। और कम्बरसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी। तो हैवी का अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा वो होगा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा, जो हैवी नहीं होगा। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है जो हैवी नहीं होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे कन्वीनियंट होगा। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है तो हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे विश्वास है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑटोमेटिकली चलती है, जिस चीज़ को ऑपरेट नहीं करते हैं बेसिकली, उसको स्टार्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही अच्छा वर्ड है। एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग हो गया या फिर सीडीएस हो गया, सभी जगह ये वर्ड पूछा जाता है। मतलब मेरे हिसाब से तो इसके जो सिनोनिमिकल फॉर्म है, रेटिसेंट हो गया, टेसिटन हो गया, सभी जगह पूछा जाता है। तो लोक्वेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, उसका मतलब होता है लोक्वेशियस। तो इसका यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, टॉक्टेटिव दे रखा है, कॉन्फिडेंट दे रखा है, डिफिडेंट दे रखा है और बैशफुल दे रखा है। तो हमारे पास टॉक्टेटिव, इसका सीधा सा हमें पता चल गया कि सिनोनिम क्या है, टॉक्टेटिव। लोक्वेशियस का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता हो, और टॉक्टेटिव भी क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता हो। कॉन्फिडेंट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे जिससे विश्वास हो। तो ये इसका अपोजिट वर्ड तो नहीं लगते हैं। टॉक्टेटिव और कॉन्फिडेंट इसका अपोजिट वर्ड तो नहीं लगते हैं। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, डिफिडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा दब्बू होता है, दब्बू टाइप के इंसान को डिफिडेंट बोलते हैं। दब्बू का मतलब जो बात ही नहीं करता किसी से, जो चुपचाप रहता है, उसको कोई कुछ भी बोल रहा है वो चुपचाप है, उसको कोई कुछ भी बोल रहा है, उसको मतलब कोई भी उसकी बुराई कर रहा है या फिर अच्छाई कर रहा है, वो चुपचाप है। मतलब बहुत ही दब्बू टाइप के इंसान को डिफिडेंट बोलते हैं। तो डिफिडेंट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट फॉर्म हो जाएगा। लोक्वेशियस का अपोजिट फॉर्म हो जाएगा हमारे पास डिफिडेंट। तो लोक्वेशियस का अपोजिट फॉर्म हो जाएगा डिफिडेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है हमारे पास कि लोक्वेशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस। इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, ये देखने वाली बात है। टेलिजिबल का मतलब क्या होता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एलिजिबल
तो इसका मतलब होता है कि जो जो चीज़ को बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ सकें, या से जिस चीज़ को हम बेसिकली समझ सकें उसे इंटेलिजिबल बोलते हैं। इंटेलिजिबल, ठीक है, अच्छा वर्ड है। इंटेलिजिबल का मतलब जिन जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बेसिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, हिंदी मीडियम की जो बुक्स होंगी उन्हीं को पढ़ते हैं, क्योंकि हम उन्हें समझ सकते हैं। तो हिंदी मीडियम बुक्स बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स आर इंटेलिजिबल फॉर अस, ठीक है, ये हमें क्या है, इंटेलिजिबल है, मतलब हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटेलिजिबल। अब डल, हमारे पास का एक वर्ड दे रखा है डल। तो डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डल होता है, जो फीका फीका होता है उसे डल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका अपोजिट फॉर्म तो नहीं आ रहा है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है कि जो सारी की सारी चीज़ों को समझ सकता है, और इसका अपोजिट फॉर्म क्या होगा, जो कि कुछ भी चीज़ें समझ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो डल का तो कोई मतलब नहीं बनता है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है कि जो सारी की सारी चीज़ें समझ लेता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ें समझ नहीं पाता है। तो हमें अपोजिट ही चाहिए था। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो सारी चीज़ें समझ सकता है, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी नहीं समझ पाता है, उसे हम इनकॉम्प्रीहेंसिबल बोलते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट, एसएससी का वर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एसएससी एक एग्ज़ाम होता है, सीजीएल कंडक्ट करवाता है, मतलब कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा परोपकारी टाइप के आदमी होते हैं। मतलब जैसे हम अगर रतन टाटा के बारे में बातें करते हैं, तो रतन टाटा जी जो हैं अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दान करते हैं गरीब लोगों के लिए, जो असहाय लोग होते हैं उनकी मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर उनको काफ़ी चीज़ें दान करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। जो बहुत ही ज़्यादा दानी टाइप के लोग होते हैं उन्हें फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कंजूस होगा। तो हमें कंजूस ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले है फिलिस्टीन। फिलिस्टीन एक वर्ड है, मॉरलिस्ट एक वर्ड है, स्पेंडथ्रिफ्ट एक वर्ड है, और माइजर एक वर्ड है। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि फ़िलिस्तीन के रहने वाले थे। फ़िलिस्तीन जो कि हमारे पास गल्फ़ ऑफ, ये एक कंट्री है बेसिकली। फ़िलिस्तीन जेरूसलम में एक छोटा सा प्लेस है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों को फ़िलिस्तीन बोलते हैं। तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट वर्ड है मॉरलिस्ट। तो मॉरलिस्ट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मॉरल से रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा मॉरलिस्टिक चीज़ों को फॉलो करता है, उसे मॉरलिस्ट बोलते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट में जो वर्ड है हमारे पास स्पेंड, तो स्पेंड का मतलब क्या होता है, जो पैसा खर्च करता है। थ्रिफ्ट और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। इसका सिनोनिम तो क्या होगा, जो कंजूस होगा। माइजर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, जो कि इसका आंसर है सिनोनिम, जो कि इसका आंसर है, क्योंकि माइजर का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, जो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करता, उसे माइजर बोलते हैं। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एंग्जियस। तो एंग्जियस का मतलब क्या होगा, सबसे पहले देखने वाली बात है, एंग्जियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है। मतलब एंग्जाइटी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है हर टाइम, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशंस होती रहती हैं, मतलब उसे एंग्जियस आदमी बोलते हैं। तो एंग्जियस का मतलब क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता होगा। तो शांत हमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, फियरफुल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। मतलब जब इंसान डरेगा तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी उसे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या फिर जो वरीड होगा तो उसे एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे वरीड और फियरफुल तो इसका सिनोनिम नहीं होता। तो इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम इसका होगा काम। काम का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, शांत टाइप का आदमी को काम बोलते हैं। और कंसर्नड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसर्नड होता है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ के लिए विचार जिसके किसी चीज़ के प्रति रहता है उसे कंसर्नड बोलते हैं। और एंग्जियस का मतलब क्या होगा, काम होगा। मतलब एंग्जियस का अपोजिट होगा काम। काम का मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत होता है, और एंग्जियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। इसका आंसर होगा काम। तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट वर्ड थे, हमने वो सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हमें सॉल्व करना है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ को हम सॉल्व नहीं करेंगे, और जनरली जो पैराग्राफ होता है उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस पैराग्राफ में होते हैं, और इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि पैराग्राफ में हमें क्या करना है, ऊपर से यहाँ से पैराग्राफ से जो आंसर्स हैं उनको नीचे आंसर्स को मार्क करना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस हमें रीडिंग पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो एसएसआर के पेपर में हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे। तो हम एक तरीके से देखते हैं, 5 अपोजिट वर्ड्स थे, 5 सिनोनिम के फॉर्म्स थे, 5 एरर्स थी, और 5 हमारे पास एरर्स थी। तो 10 एरर्स थी बेसिकली, और 10 वोकेबलरी थी, और एक पैसेज था। तो ये वाला जो पेपर था, इससे बेसिकली मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एरर के जो पार्ट थी हमारे पास, उसमें 10 एरर थी हमारे पास। उसमें जो ज़्यादातर एरर थी वो तो या तो प्रीपोजिशनल से आई थी, या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आई थी, या फिर कंजक्शन से आई थी, या फिर टेंसेस से आई थी। तो यहाँ पे से हमारे पास एरर्स आई थी इस तरीके से, और हमने उसे सॉल्व करा था। तो अगर किसी भी एस्पिरेंट को इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरे हिसाब से उसे सबसे पहले तो टेंसेस के रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे तरीके से आना चाहिए, और प्रीपोजिशनल पेयर्स से सारे तो याद नहीं, जो इंपॉर्टेंट है
वो याद होने चाहिए। और पार्ट ऑफ स्पीच उसे पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं केवल कंजक्शन की बात यहाँ पे करता हूँ तो कंजक्शन को उन्होंने रैंडमली उठा रखा है पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, और बेसिकली और भी अदर्स होते हैं। तो उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। तो अगर हम इतना भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास पेपर क्लियर हो जाएगा, जो हमारे पास इंग्लिश सेक्शन का पेपर है। और बहुत ही ईजी आता है, काफ़ी 25 में से हम 20 स्कोर कर सकते हैं ईजिली। अगर बहुत सारे यूट्यूब पे मटेरियल है हमारे पास तो उस डायरेक्शन में हम काम करके इसको ईजिली कर सकते हैं। तो इसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो हमारे पास नेवी एसएसआरई का होगा, या फिर एनडीए वगैरह का मैं पेपर भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको ये सही लगती है वीडियोस, अगर आपको लगता है कि बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सारे के सारे डिस्कस करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज ऑल वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, so that more people can connect to me.